सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। यहाँ पर एटक और एटक के साथ जो है तो मध्याह्न भोजन कर्मी यूनियन का नया नवनिर्माण हो रहा है। हमारे साथ जो है तो किरण प्रकाश जी हैं, तो इनसे हम चर्चाएँ करते हैं कि इसका सबसे पहला जो मकसद है वो आखिर है क्या। ये मध्याह्न भोजन यूनियन का जो आप लोगों ने निर्माण किया है, तो ये किस लिए और इससे क्या होगा, कैसे आपके जो लेबर कास्ट हैं उनको जो है तो सहायता मिलेगी? जी, ये यूनियन को मध्य प्रदेश स्तर पर बनाने का हमारा ये उद्देश्य है कि ये जो सरकारी स्कूलों में भोजन बनाने वाली जो रसोइयाँ हैं, ये रसोइयाँ केंद्र सरकार की योजना है, मगर इनके पास कोई शक्ति प्रमाण पत्र नहीं है, नियुक्ति पत्र नहीं है, और इनको केवल अभी राज्य सरकार केवल 2000 रुपये दे रही है इस महंगाई के ज़माने में। और इस रसोइयों की जो निर्माण उस समय हुआ कि जब शिक्षा और कुपोषण, केंद्र सरकार ने देखा कि इंटीरियर क्षेत्रों में घर घर में कैसे शिक्षा पहुँचे, कैसे स्कूल खुले, कैसे बच्चे, लड़का हो या लड़की, निकल के बाहर आए और पढ़े और शिक्षा का विस्तार हो और एक समझ समाज के अंदर में बने, शिक्षित समझ बने। तो इन सब चीज़ों को रख करके जब सामने देखा गया कि हमारे भारत देश में कुपोषण तभी भयानक रूप ले चुकी है, तो रसोइयों को वहाँ पे निर्मित किया गया कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, खुलने के बाद भी स्कूल नहीं आ रहे, तो कम से कम भोजन खाने मतलब एक प्रकार से प्रलोभन नहीं, लेकिन भोजन खाने के उद्देश्य से बच्चा स्कूल आएगा तो पढ़ेगा भी और भोजन भी खाएगा। क्योंकि रोजगार ना होने से जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवार थे वो कमज़ोर थे, आर्थिक स्थिति में कभी भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था, भोजन की तलाश में सभी लोग इधर उधर थे। तो इन सब चीज़ों को रख करके जब केंद्र सरकार ने इनका निर्माण किया, तो लेकिन इनके तरफ किसी प्रकार का उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया कि इनको महंगाई को देखती हुई इनको ताकत दी जाए, आर्थिक ताकत दी जाए, इनकी मानदेय बढ़ाया जाए। वर्तमान में भुगतान क्या चल रहा है इन लोगों का? 2000 रुपये है वर्तमान में। 2000 रुपये राज्य सरकार दे रही है, केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, राज्य सरकार 2000 दे रही है। अच्छा, जब आपने एक लंबा सफ़र तय किया होगा काफ़ी समय से, और उस वक्त का एक अनुभव रहा होगा आपका, और जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया उस सफ़र के दौरान आज आप प्रदेश सचिव हैं, तो आपने कैसे कैसे समय को देखा, और जब आप यहाँ पर पहुँचती हैं तब आपने क्या पाया? देखिए, सफ़र में तो परेशानियाँ होती हैं, लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुँची तो मैंने बहुत कुछ और बहुत अच्छा पाया, और आगे भी इसी बड़े विचारों को रखकर मैं विश्वास करती हूँ कि मैं आगे भी बहुत अच्छा ही पाऊँगी। क्योंकि देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए किया, एक सफ़र जब कोई भी व्यक्ति करता, चाहे हम हों चाहे आप हों, जब हम तय करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि रास्ते में पत्थर भी मिलते हैं और साफ़ सुथरी जगह भी मिलती है और अच्छी सड़कें भी मिलती हैं। लेकिन आज जो कमियां मैं देख रहा हूँ, आप लोगों ने भी उस चीज़ को देखा होगा, गौर किया होगा कि आज चाहे कोई श्रमिक संगठन हो या कोई भी ऐसे संगठन आ तो रहे हैं तमाम, पहले क्योंकि कुछ ट्रेड यूनियंस होते थे, कुछ पार्टियाँ होती थी, आज ऐसे पार्टियों की जो है तो ढेर है, काफ़ी सारे जो है तो दल बल जो है तो बढ़ चुके हैं। लेकिन संख्या जो है इनमें, आपने देखा होगा कि जैसे अगर कल मजदूर दिवस था, पहले मजदूर दिवस में एक अलग महत्व होता, तो मजदूर दिवस में एक भीड़ होती थी। लेकिन कई वर्षों से देखा जा रहा है, लगातार 5 साल 10 साल से कहिए कि अच्छा लीडर नहीं मिल पा रहा होता है, धीरे धीरे भीड़ कम होती जा रही है। क्या इसकी वजह क्या है? इसकी वजह व्यक्तिवाद हो सकती है, गुटबाजी हो सकती है। अब आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैं संगठन को मध्य में रखते हुए, अपने सामने संगठन को रखते हुए, मैं केवल रसोइयों को उनके हक और अधिकार दिलाने तक बिल्कुल प्रयासरत रहूँगी। और जैसे कहते हैं ना कि मैं अपनी सफाई में तो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन फिर भी एक शब्द में बोलूँगी कि मेरा इसमें कोई लाभ या कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ने इनके ऊपर से अपनी नज़र हटा ली है, तो मेरा मानना है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निकल के आए जो इनका हक और अधिकार इनको दिला सके। क्योंकि वर्तमान में स्कूल बंद होने की कगार में है, सीएम राइस तैयार हो रहा है, 1ली से 12वीं तक एक स्कूल हो जाएंगे,
10 से 15 किलोमीटर के दरमियान की जो स्कूल की जो दूरियां बढ़ेंगी स्कूल बंद होने से, तो गरीब तबके के बच्चे, निम्न परिवार के जो मजदूरी कर रहे हैं, जिनके केवल खेती एकमात्र साधन है, जो केवल दूसरों को खेत में काम कर रहे हैं, जो केवल बड़े महाजनों के घर में, बड़े साहूकार के घर में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे 15 मील दूर कैसे जाएंगे? शिक्षा से तो वो दूर हो जाएंगे ना। तो हमारी लड़ाई है कि शिक्षा बचे, रसोइया बचे, और जो वर्तमान की स्थिति जो एकदम सब चीज़ों को बेच दो, प्राइवेट कर दो, इसका पुरजोर विरोध करती हुए हमें जन जागृति, हम रसोइयों के माध्यम से जो स्कूलों में जो बना हुआ है शिक्षक पालक संघ, वो उसके माध्यम से परिवार में जो माता पिता स्कूल में जाकर के जो संगठन बनाए हुए हैं, देख रेख है, बातचीत है, सारी चीज़ें जो उनके साथ में परस्पर होती है, उनको हमको आगे बढ़ाना, उनको समझाना है। और ये सब तो ठीक है, लेकिन जब परिस्थितियाँ आपके सामने हों और आपको एक लंबा सफ़र अभी फिर तय करना है, क्योंकि आपने एक नई शुरुआत की है, और नई शुरुआत के दौरान जो है तो यहाँ पर जो है तो कैसे आप लोगों को जोड़ोगी? क्योंकि आपको तो घर से निकलना पड़ेगा उसके लिए, तो कैसे सफ़र तय करेंगी फिर? बिल्कुल, अभी तो मैं 24 तारीख से घर से बाहर हूँ, 23 तारीख से घर से बाहर हूँ और आज 2 तारीख है। तो हमें तो इधर जहाँ भी गए, जिस ज़िले में गए हैं, हमें बराबर हमारे एटक यूनियन के लोगों ने, पार्टी के लोगों ने और रसोइया संगठन ने हमें बराबर हेल्प किया है। और यहाँ भी आए हैं तो हमारे साथ कहना चाहिए रामवती यादव हैं, निशा मिश्रा जी हैं, और कल हमारे साथ पूरा दिन भर एडवोकेट सुषमा कैथल रहीं, और उनके माध्यम से हमने सबको एकत्रित किया, सबसे मिला, और आज हमने इस कमरे में, इस स्थान में अपना एक बैठक तैयार किया है। किरण जी, मुझे थोड़ा सा एक बात जानने की आवश्यकता मुझे लगता है महसूस हो रही है, मुझे करना भी चाहिए इस पर चर्चा। दरअसल एक संगठन जो है, आप पुराने समय से हैं तो आपको शायद ज़्यादा अनुभव होगा, एक संगठन जो है तो क्या काम करता है, उसकी विचारधाराएं क्या होती है? क्योंकि जैसे आपका कम्युनिस्ट है, तो किस विचारधारा को लेकर के चल रहा है? हमारी विचारधारा तो समाजवाद की है, हर हाथ को काम, हर हाथ को दाम, और कोई भेदभाव और ऊंच नीच तो इसमें है नहीं। और रसोइयों में हमारे कई जाति की रसोइयाँ हैं, तो हम तो इनको यही बोलते हैं कि आप जातिवाद में बिल्कुल मत फंसिए, क्योंकि इनके इसमें ST SC OBC और माइनॉरिटी की भी महिलाएं हैं जो रसोइयाँ हैं। तो हमने इनको कहा है कि हमें रसोई मध्याह्न भोजन कर्मी यूनियन के बैनर तले केवल रसोइयों की लड़ाई लड़ना है, एकताबद्ध तरीके से रसोइयों के हक की लड़ाई लड़ना है। बाकी आप किसी भी विचारों में या कोई आपको भड़काए तो आपको उनकी बातों में नहीं जाना है, क्योंकि हर संगठन को जैसे बनना शुरू होता है तो राजनीति शुरू हो जाती, लोग घुसना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें तो हमने इनको पहले से बताया, वैसे तो सभी लोग जानती हैं कि कोई ना कोई BJP से है, कोई कांग्रेस से है, कोई BMS से, कोई यानी जो जितनी राजनीतिक पार्टी है तमाम पार्टी से आती हैं। लेकिन हमने उनसे कहे कि आप किसी पार्टी को लेकर के यहाँ नहीं आएंगे, हम संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। हम रसोइयों के जो आपके हक अधिकार हैं, सबसे पहला तो मैं बताऊं कि इनके पास तो कोई नियुक्ति पत्र नहीं है, इनको तो समूह वाला भी बोलता है, धमकाता है कि हम तुमको निकाल देंगे, और ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर में। फिर ये लोग कुछ कर्मचारी जो स्कूल में मास्टर लोग रहते हैं, कुछ जगह तो बहुत अच्छा है, इन लोग को सहयोग प्राप्त है, लेकिन कुछ एक जगह ऐसा है कि मास्टर लोग भी इनका सहयोग नहीं करते। फिर इनके पर्यवेक्षक जो आते हैं, BRC जो आता है, सही नहीं करोगे, अच्छा नहीं बनाओगे, अच्छा ऐसा नहीं करोगे, तो इनको धमकाया जाता है। मेरे पास इन्हें जानकारी नहीं, मेरे पास तो लिस्ट है इनकी। तो जब हम आगे जाएंगे तो वो लिस्ट को हम ओपन भी करेंगे, उन लोग को भी हम एक वो बनाएंगे कि आपको किस रीति से क्यों निकाला गया। हम चाहते हैं कि इनके लिए 3 अधिकारियों की बेंच बनाई जाए, इनकी बातें सुनी जाए। BRC इनको देखने आता है, इनका निरीक्षण करने आता है, स्कूल में हेडमास्टर रहते हैं, और समूह वाला जो इनको सामग्री देता है। भाई इनके मतभेद अगर कुछ बढ़ते हैं तो आप रसोइयों को उसका पक्ष रखने के लिए समय दीजिए, उसकी बात सुनिए,
और अगर कुछ ऐसा कारण बनता है तब आप उसको वहाँ से निकालिए, अन्यथा आप निकाल नहीं सकते। तो हमारी सबसे पहली ये लड़ाई है कि हम इनको सबसे पहले, राज्य सरकार जो 2000 दे रही है, तो हमारी मांग है कि इनको सबसे पहले मजबूती प्रदान की जाए, कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, कि रसोइयों को निर्भय होकर के अपने खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना है, अपना सारा काम देखना है और फिर घर चले जाना है, ताकि ये निश्चिंत होकर घर में रह सकें, कि इनको 62 साल तक कोई ना हटा सके। अगर कोई ऐसा कारण बनता है तो फिर भाई बेंच है ना, उनकी बातें रखने दीजिए, उनकी बातें सुनिए, समूह अपना काम करे, रसोइया अपना काम करे। लेकिन इस बीच देखने को मिलता है कि रसोइयों को तो धमकाया जा रहा है। अभी मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए कि आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि इनके पास कोई प्रमाणिकता नहीं होती कि ये लोग कहीं पर काम कर रहे हैं, कब निकाल दिए जाए, कब रख दिए जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सरकार इस पर कोई फोकस नहीं, कोई फोकस नहीं है, कोई पहचान नहीं है। आंगनवाड़ी की ड्रेस कोड है, आशा की ड्रेस कोड है, लेकिन ये रसोइयों की कोई ड्रेस कोड नहीं है, इनका कोई सम्मान नहीं है। आंगनवाड़ी मैडम चलती हैं तो बोले देखिए ड्रेस कोड में तो पहचाना जाता है, देखिए आंगनवाड़ी वाली मैडम आ गई, अरे आशा मैडम आ रही है। इनको तो कोई पहचान नहीं है इनकी, इनको कोई मैडम, कोई सम्मान से इन्हें कोई भोजन माता या कोई मैडम या रसोइया दीदी कह के नहीं बुलाता। बाई जा रही, देखो खाना बनाने वाली बाई जा रही हैं। आप पूछ सकते हैं रसोइया हैं हमारे साथ कि इनको बाई बोला जाता है कि नहीं। हालांकि बाई कोई खराब शब्द नहीं है, लेकिन जब कोई पद सरकार ने निकाला है और उसमें नियुक्ति दिया है तो सरकार का फर्ज बनता है कि वो उसका सम्मान करने के लिए स्टेज बनाए और उसका सम्मानित शब्द घोषित करे। ये सरकार का फर्ज बनता है। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम जैसे लोग उठकर आएंगे और हम पुरजोर सरकार की इस नीति का विरोध करेंगे और संगठन को तेज करेंगे और बुलंद आवाज़ से कहेंगे कि लड़ेंगे तो जीतेंगे। अब हमारे संविधान में एक नियम है समानता का अधिकार। जी, समानता का अधिकार के बारे में आप क्या कहना चाहिए? कुछ समानता का अधिकार के बारे में क्या कहेंगे? महिला पुरुष एक समान, हमारा संविधान लिंग भेद करता ही नहीं। तो हम तो यही कहेंगे कि जितनी रसोइया या जो क्या बोलते समूह चलाती हैं, तो समूह में भी जो महिलाएं हैं, समूह बना है, महिलाओं के नाम से काम कर रहे हैं पुरुष। तो हम तो समानता के अधिकार में यही कहेंगे कि अब सारी महिलाएं अपना अपना काम खुद करें। पुरुषों के साथ गाड़ी में जाए, हम ये नहीं कह रहे कि पुरुषों को पूरा हटा दो, पुरुषों के साथ गाड़ी में जाए, सामग्री जो वितरण करती है वो जा कर के खुद अपने हाथ से वितरण करें। जो MDM समूह के माध्यम से जो पुरुष लोग बनाते हैं वो खुद बनाए, लिखना पढ़ना सीखें। क्योंकि अभी हमें देखने को मिला है छिंदवाड़ा ज़िले में, वहाँ पे हमने देखे कि रसोइयों को इग्नू के माध्यम से 5वीं की परीक्षा दिलाई गई है। अब ये यानी बहुत सारी बात है जो मैं आपसे कहना चाहूँगी। परीक्षा दिलाई गई तो क्या ज़रूरत परीक्षा की? इनसे तो ग्रेजुएशन मांगा नहीं गया था ना, तो अब रसोइयों को परीक्षा दिलाने की ज़रूरत क्या है? इन्होंने तो बस रसोइया निकला है तो भाई भर देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम सरकारी हो जाएंगे। सिर्फ उम्मीद पर टिकी, उम्मीद पर टिकी हैं। तो ये उम्मीद को सरकार जान रही है और जो पद में बैठी है वो सरकार का कर्तव्य बनता है कि भाई हमने जो निकाली है योजना, जो हमने स्कीम निकाले, उस स्कीम के तहत क्या क्या इनका हम सुरक्षा कर सकते हैं, क्या क्या इनको हम आर्थिक सहायता दे सकते हैं, इनका प्रमोशन कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। तो हम जैसे लोग क्यों आएंगे निकाल के? सरकार इनका सहयोग करे ना, इनके तरफ ध्यान दे। हम अपने घर में बैठ जाएंगे, क्यों हम बाहर आएंगे निकल के? ये सरकार ने ध्यान नहीं दी तो हमारा तो कर्तव्य बना, क्योंकि महिला है और महिलाओं को जब रसोइयों के पद में रखा गया है तो इनसे तो ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है कि आप खाना कैसे बनाएंगे। इनका कोई परीक्षण नहीं हुआ, इनका कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। क्योंकि हम सब जानते हैं, महिला पढ़ी लिखी हो चाहे ना पढ़ी लिखी हो, सब महिला खाना एक समान बनाती। स्वाद भले ही भिन्न हो सकता है लेकिन सामग्री एक सी लगती है। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि महिला पढ़ी लिखी नहीं है। मैं भी 2000 का नोट लेके बाजार जाती है तो मैं भी अपने पूरे ज़रूरत का सामान लाती हूँ, और जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है वो भी 2000 का नोट लेके जाएगी तो अपने घर की ज़रूरत का सामान लाएगी और बरोबर हिसाब रखेगी। क्योंकि दुकान में खड़े होकर वो हिसाब पूरा रखती है। उसको 1 का सिक्का भी पहचान में है, 2 का सिक्का भी पहचान में है, और 100 की नोट भी पहचानती है और 200 की नोट भी पहचानती, 50 की, 10 की, 5 की, सबकी नोट पहचानती। तो फिर कैसे कह सकते हैं ये कि ये पढ़ी लिखी नहीं है? कैसे कह सकते हैं आपकी पढ़ी लिखी नहीं है? पढ़े लिखे की परिभाषा बताइए और ना पढ़े लिखे की परिभाषा बताइए। हम पढ़े लिखे, हम भी कपड़े पहने, ये पढ़ी लिखी ये भी कपड़े पहने, बल्कि पढ़े लिखे से ज़्यादा समाज की
और समाज में जो सीमाएं हैं और समाज में जो परंपराएं हैं और समाज के जो आदर्श हैं, ये महिला पाल के चलती हैं, हम जैसे नहीं। तो महत्वपूर्ण तो ये हुई, सर्वे सर्वा तो ये हुई, इनसे हमको सीखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के तो बात यही हुई ना कि अगर हमको कुछ करना है तो सबसे पहले तो घर से निकलना होगा। बिल्कुल, घर से निकलना होगा। हम निकले घर से, और देखिए हमारी रसोईया महिला भी घर से निकल के आई हैं कि आज यहाँ बैठक बुलाई गई है और हमारे लिए जो भी आगे जो प्रोग्राम बनेंगे वो तैयारी यहाँ की आज की बैठक से यहाँ से निर्णय लिया जाएगी कि आगे हमको किस तरह से जिला स्तर पर, मध्य प्रदेश स्तर पर इसको तैयार करना है। आगे हम लोग इस पर बात भी करेंगे और तैयारी भी आगे हमारी यही रहेगी। और कुछ कहना चाहेंगी इनको? जी, मैं और ये एक बात कहना चाहूँगी कि जिसमें आंगनवाड़ी में जो साझा चूल्हा की रसोइयाँ हैं, वो एक बार बच्चों को नाश्ता देती हैं, दोबारा खाना देती हैं। और मेन बात यह है कि स्कूल में जो रसोइयाँ हैं, इनको दीपावली की भी छुट्टी मिलती है, इनको रामनवमी की छुट्टी मिलती है, त्योहारों की छुट्टी मिलती है। लेकिन आंगनवाड़ी की जो रसोइयाँ हैं, उनको कोई छुट्टियाँ नहीं मिलती, क्योंकि आंगनवाड़ी बंद नहीं रहती। दीपावली में एक दिन आंगनवाड़ी बंद रहती बस, और केवल उनको 500 रुपये दिया जाता है। उनको केवल 500 रुपये दिया जाता है। ये सौतेला व्यवहार क्यों? तो काम बराबर लेना है। काम बराबर लेना है, क्योंकि उनको नाश्ता देने भी जाना है और फिर बाद में खाना लेकर भी जाना है। काम बराबर लेना है, और उनके पास क्या आता है, 500 रुपये आ रहा है। तो ये मतभेद क्यों? क्योंकि अभी जो स्कूल बंद होंगे तो हमारा तो ये ख्याल, क्या आप सामने देख रहे हैं कि जब स्कूल बंद होंगे 1ली से 5वीं तक, तो आंगनवाड़ी को ही ऑनलाइन, जो बच्चे छोटे रहेंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार किया जाएगा, ऑनलाइन तैयारी की जाएगी और ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। आंगनवाड़ी बढ़ेगी। तो हमारा आपको बस उद्देश्य यही है आखिरी में कहना कि हम उनको 2000 के लेवल में लाके उनकी भी आगे हमारी लड़ाई ताकत से, यानी लेकिन मुझे तो जहाँ तक समझ में आई ये बात, देखिए क्या है, आज महंगाई का दौर है, समझिएगा। आज हर चीज़ में जो है तो जितनी भी कीमतें हैं, हर उस सामान पर या हमारी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, आज हर चीज़ पर महंगाई है। तो फिर वेतनमान पर क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम बोल रहे हैं ना कि हम भी उनको 2000 पे लाके उनके लिए हम 21,000 की मांग करेंगे, क्योंकि 44वें श्रम सम्मेलन में 21,000 की बात रखी सरकार ने। जो विश्व स्तर पर मजदूरों के लिए जो नीति बनी वो 21,000 की बनी। तो हम भी चाहते हैं कि जो नीतियों के तहत जो आपने निर्णय लिए हैं उस पर आप कायम रहिए, और इस महंगाई के चलते उनको भी 2000 में ला करके और इनकी कम से कम 18,000 की जाए, 18,000 की जाए। इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, इनको पहचान दिया जाए, ड्रेस कोड दिया जाए और धुलाई भत्ता दिया जाए। रसोइयों को भी और साझा चूल्हा वालों को भी, दोनों हमारे लिए बराबर है। तो ये है मध्याह्न भोजन का जो संगठन निर्माण हो रहा है, और एक लड़ाई भी है जो तो वाजिब है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो वाकई में देखा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं पर अनदेखा कर रही होती है। और अनदेखे की बात ये सामने आती है कि हम कई बार जो है तो जब जा रहे होते हैं और देखते हैं कि कोई भी ऐसे, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, अभी जैसे मैडम ने बताया कि किसी को 500 मिल रहा है, किसी को 2000 मिल रहा है। और आज की इस महंगाई के दौर में इतने पैसों से होता क्या है? क्योंकि इतने पैसे तो मुझे लगता है कि हमारे महीने भर के पेट्रोल डीजल में ही जो है तो खर्च हो जा रहे हैं, लोकल जब हम घूम रहे होते हैं। और विशेष तौर पर अगर हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हो रही हों, हमारा परिवार बड़ा हो, तब हम क्या करेंगे? क्योंकि अगर यहाँ पर सरकार ने अपनी छत्र छाया यानी कि अपने सर पर हाथ भी रखा हुआ है, तो उसे किसी योजना का लाभ नहीं मिलना है। ना तो वो गरीबी रेखा के नीचे में आएगा, ना फिर किसी तरह का कोई भी सिस्टम किसी सिस्टम के अधीन नहीं होगा। वहाँ पर एक सिस्टम आता है सिर्फ और सिर्फ, और वो लागू होता है कि गवर्नमेंट के अधीन आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है तो कुछ ऐसी हमारे साथ जो चर्चाएं हुई, इन्हें आप देखिए और समझिए कि वाकई में जो है तो हमें करना क्या चाहिए था। निर्णय लेना है, संगठन मजबूत करना है, या क्या करना है? तो इस लड़ाई में जो है तो मुझे लगता है कि सब किसी को, जो हर किसी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। क्योंकि आज का जो वर्तमान है, वर्तमान हमारा सुरक्षित नहीं होगा तो भविष्य भी हमारा सुरक्षित नहीं होगा। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।